हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ऑनो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर मैं किरण दुबे आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले क्लास में एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत की थी। पहली क्लास से बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर अपर लेवल तक जाऊँगी। तो जैसा कि मैंने बताया था, प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने कुछ आपको पढ़ाया था। तो उसमें इतिहास के वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था इतिहास के वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कि इतिहास को पाठ्यक्रम के तौर पे 3 भागों में डिवाइड किया था मैंने। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल को मैंने डिवाइड किया था 3 पार्ट में। आपको बिल्कुल याद भी होगा, पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और नौ पसाड़ काल। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बताया था। तो इस प्रागैतिहासिक काल को भी मैंने 3 भागों में बांटा था, पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नौ पसाड़ काल। पूरा पसाड़ काल में मैंने बताया था, आपको समझाया था पसाड़ काल के बारे में कि पसाड़ यानी पत्थरों का काल होता है। काल का मतलब तो आप समझते ही हैं, युग, समय। तो ये पत्थरों का समय था, जब आदि मानव का जो आरंभिक जो विकास था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहीं से शुरू हुआ था। इस काल में आदि मानवों ने आग की खोज की थी। आग की खोज यानी पत्थर पे पत्थर मारकर, क्योंकि पूरे दिन वो लोग बिल्कुल खाली रहते थे, उनके पास किसी तरह का कार्य नहीं होता था। तो उन्होंने बिल्कुल मतलब पत्थर पे पत्थर मार के खेलना। आजकल भी बहुत जगह ऐसे देखने को मिलते हैं कि बच्चे गोटियों को सजा के पत्थर पे मारते हैं। तो उससे एक चिंगारी निकली और चिंगारी से उन्होंने अपनी समझ विकसित की थोड़ी कि हाँ, यहाँ से आग निकल रहा है, और इस तरह उन्होंने आग की खोज की। उस आग पे उन्होंने शिकार करके और मांस को पकाना सीखा, पका के खाना सीखा। ऐसे ऐसे एक क्रमिक विकास प्रारंभ हुआ। क्रमिक विकास प्रारंभ होने के बाद मैंने आपको बताया था कि मध्य पसाड़ काल में जब हम लोग आए थे, तो मध्य पसाड़ काल में मैंने आपको बताया था कि मध्य पसाड़ काल सबसे छोटा काल माना जाता था, जबकि पूरा पसाड़ काल में एक डिवीज़न मैंने ये भी बताया था। इन तीनों में मैंने आपको डिवीज़न बताया था कि पूरा पसाड़ काल सबसे लंबा काल माना जाता है और 99% घटनाएं यहीं घटित हुई थी और यहीं से मानव का आरंभिक विकास प्रारंभ हुआ था। उसके आगे मैंने आपको बताया था कि मध्य पसाड़ काल को सबसे छोटा काल कहा जाता है, क्योंकि ये महज बहुत कम समय के लिए ये काल था। और इस काल की सबसे बड़ी बात थी कि इस काल में छोटे औजारों का आविष्कार हुआ। छोटे औजारों का प्रयोग करके आदि मानवों ने शिकार करना प्रारंभ किया, जैसे मछली को मारना, उनका पालन करना। यहाँ इन कार्यों को इन लोगों ने स्टार्ट किया। मध्य पसाड़ काल में एक बहुत अच्छी बात मैंने आपको पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में बताई थी कि मध्य पसाड़ काल में आदि मानवों ने पशुपालन की खोज की। वो पशुपालन आपको मैंने बताया था, जैसा कि आपको याद भी होगा। पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए और वहाँ से देखिए कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। मध्य पसाड़ काल में मैंने आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दी थी कि इस काल में आदि मानवों ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य मैंने 2 जगहों से आपको बताया था। राजस्थान के बागौर जिले से, जो कि राजस्थान में स्थित है, बागौर जिला, एकदम इसको याद रखिएगा। और मैंने आपको यहाँ ये भी बताया था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, आया भी हुआ है। तो हम लोगों को अपनी तैयारी ऐसी करनी है ताकि हमारा जो कोई भी प्रश्न है एग्ज़ाम में बैठने के बाद ऐसा महसूस ना हो कि हाँ, ये मैंने पढ़ा नहीं है। ये लेक्चर मैंने आपको पिछले क्लास में भी दिया था, एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल मतलब बेसिक से हमारी स्टडी स्टार्ट हो रही थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पशुपालन के साक्ष्य एक तो मैंने बताया था कि राजस्थान के बागौर जिले से मिला है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आदमगढ़ से भी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, आदमगढ़ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये 2 नवीनतम साक्ष्य हैं। पहला है राजस्थान के बागौर जिले से
इस शब्द को, इस नाम को आप बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पिछले कई एग्ज़ामों में इसको पूछा भी गया है। और दूसरा मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में एक आदमगढ़ स्थान है, वहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आई होप आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके आगे मैंने आपको बताया था नौपाषाण काल के बारे में, जहाँ मनुष्य एक क्रमिक अस्थाई जीवन का विकास प्रारंभ कर दिया। जैसे यहाँ कुछ जो स्टेप यहाँ थे जो कि मतलब बिल्कुल न खाने का तरीका, न पहनने का तरीका, बिल्कुल नग्न अवस्था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ से मानवों ने एक स्टेप आगे बढ़ के मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण अपने दिए। उसके बाद जैसे ही वो नवपाषाण काल में एंट्री करते हैं तो नवपाषाण काल में एक क्रमिक विकास का प्रारंभ होता है। और ये बिल्कुल अचानक घटी घटना नहीं थी। मैंने इस शब्द का इस्तेमाल पिछले लेक्चर में भी किया था कि ये जो स्टेप बाय स्टेप ये जो कार्यकाल बढ़ रहे थे इनके, ये अचानक घटी घटना नहीं थी दोस्तों, ये एक क्रमिक विकास का असर था। और ये विकास नवपाषाण काल में हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। और इस काल में मैंने आपको बताया था कि आदि मानवों ने जो कृषि करना था वो यहाँ से आदि मानवों ने स्टार्ट कर दिया था। और एक कृषि, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कृषि करने के लिए मानव को आज भी हम देखते हैं कि कृषि करने के लिए हमें अस्थाई जीवन की आवश्यकता पड़ती है, हमें रह के कृषि करने की आवश्यकता पड़ती है। तो एक अस्थाई गांव का विकास हुआ, यहाँ से अस्थाई निवास का विकास हुआ। यहीं से मानवों ने घर्षित पत्थरों का इस्तेमाल किया। घर्षित पत्थरों का मतलब यानी पत्थर को घिस के बिल्कुल एक आकार में बना के खेती करना, पत्थर के हल बनाना, लकड़ी के हल बनाना, यहाँ से उन लोगों ने अपने कार्य को स्टार्ट किया था। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। उसके बाद मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल के बाद, ये तो हो गया कि प्रागैतिहासिक काल के 3 चरण मैंने आपको बता दिए। इसमें कुछ भी नया नहीं है स्टूडेंट, मैं आपको पिछले क्लास में बताए गए लेक्चर को ही बता रही हूँ। अभी मैं आगे बढ़ी भी नहीं हूँ, बस थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी होता है। नया कुछ पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन करना, उस चीज़ को बार बार पढ़ना। तो मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा झलक आपके सामने रखा कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल, दूसरा मैंने आपको बताया था आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और इस काल में मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, हड़प्पा काल का एग्जाम्पल दिया था। किस काल का? हड़प्पा काल। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी खोज किसने की, यहाँ से किन किन अवशेषों की शुरुआत हुई है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हड़प्पा काल की शुरुआत किसने की, कहाँ से की, कब की। चलिए इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद इसकी चर्चा करने के बाद हम आगे ऐतिहासिक काल में कदम रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, हड़प्पा काल की शुरुआत करते हैं, जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम हड़प्पा काल भी कहते हैं। हड़प्पा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे प्राचीन जो मतलब जगह था वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हम हड़प्पा काल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसी स्थल की खोज की गई थी, इसलिए हम इसे हड़प्पा काल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, हड़प्पा काल के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा नामक स्थल, हड़प्पा नामक स्थल, ये आपको भारत हुआ, ये आपको पाकिस्तान हुआ। ये जो जगह है ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो। आप मैप में देखिएगा, आप जब बुक उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ये जो स्थल यहाँ पे प्राप्त हुए थे ये हड़प्पा स्थल है। यहाँ से मोहनजोदड़ो मिले थे। मोहनजोदड़ो जो मिले थे बिल्कुल सिंधु नदी के तट से मिले थे, और हड़प्पा जो मिले थे उसकी खोज रावी नदी के किनारे की गई थी। तो चलिए हम देखते हैं आप आगे। ये तो हो गया छोटे से एक परिचय के रूप में, मैप सेक्शन के रूप में। आगे चलते हैं कि हड़प्पा की खोज
किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हालांकि दयाराम साहनी से पहले भी हड़प्पा स्थल की खोज 150 वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि कुछ मतलब मजदूर लगे थे ईंटों की मतलब ईंटों को उखाड़ने में, उस स्थल को उखाड़ने में। उन्होंने वहाँ देखा कि मतलब बिल्कुल जो ईंटें हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे और बहुत चिकने तरीके से बनाए गए हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से, और ये आज तक वो ईंटों में जो चमक थी वो बिल्कुल वैसे ही बरकरार थी। उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने आसपास जो भी मतलब रेल की पटरियाँ वगैरह बिछानी थी उसमें उन कारीगरों ने इस ईंटों की चिनाई कर दी। तो उस समय भी उस स्थल को खोजा गया, लेकिन एक प्रॉपर नाम नहीं दिया गया था कि हाँ इस स्थल का नाम क्या है। लेकिन उस स्थल को खोजने का मतलब जो मुख्य जो नाम है वो दयाराम साहनी का नाम आता है। उन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। साथ ही आपको मैंने जैसे बताया कि ये रावी नदी के तट पे स्थित है, हड़प्पा नामक स्थल रावी नदी के तट पे स्थित है। दोस्तों ये आपको पॉइंट बिल्कुल अप टू डेट रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ लिख रही हूँ, इन सबसे अलग आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में? माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है। इन चारों फैक्ट को, हड़प्पा सभ्यता के से संबंधित है, इन चारों फैक्ट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। किसी भी तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है, प्रश्न बने हुए भी हैं, तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब चलते हैं कि हड़प्पा काल से किन किन चीज़ों की खोज हुई है। एक छोटा सा परिचय लेते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आपको किसी तरह की उलझन ना हो। चलिए देखते हैं कि किन किन चीज़ों की खोज हुई थी हड़प्पा काल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हड़प्पा काल में जो निवास स्थल का खोज किया गया था वो था आपको श्रम निवास। क्या था? श्रम निवास की खोज की गई थी हड़प्पा से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ देखिए मैंने लिख भी दिया है VVI, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। श्रम निवास की खोज की गई थी। हालांकि एक दो एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है, लेकिन बहुत डीप तरीके से नहीं पूछा गया है, इसलिए आप इस शब्द पे ध्यान देंगे कि हड़प्पा से श्रम निवास की खोज की गई थी। आगे देखते हैं कि कुम्हार के चाक की खोज भी इसी काल में की गई थी। कुम्हार के चाक की खोज भी इसी काल में की गई थी। ओखली, ओखली तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, आज भी कभी कभी गांव में देखने को मिलता है ओखली। ओखली की खोज भी हड़प्पा काल में की गई थी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति इसी हड़प्पा काल में मिली हुई है। और इस स्तर पे हमें पता चलता है कि मतलब मातृदेवी का जो वैल्यू था, उसकी जो महत्व जो पता चलती है वो कितनी थी, इसी से पता चलती है कि उस समय जो मतलब स्त्री की जो महत्ता थी वो बहुत ज़्यादा थी। आगे देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा से अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है जिसमें अन्न को रखा जाता है। अन्न को रखने वाले को अन्नागार कहते थे उस समय। तो ये इस अन्नागार की जो मतलब खोज है हड़प्पा काल में हुई थी, और हड़प्पा काल से अन्नागार के भी साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं, ताबूत। ताबूत की भी खोज हड़प्पा काल में की गई थी, इसके भी साक्ष्य हड़प्पा काल में मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया श्रम निवास, कुम्हार के चाक, ओखली, मातृदेवी, अन्नागार, ताबूत, ये जितने भी खोज हैं ये हड़प्पा काल में किए गए थे। तो आप इस शब्द पे ध्यान देंगे और
प्रश्न बनाने वाले तो कहीं से भी प्रश्न बना सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम गहनता से इस चीज़ का अध्ययन करें। और इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप हड़प्पा सभ्यता में जितने भी चीज़ों की खोज हुई थी उन सबको आप एक जगह इकट्ठे आप तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हड़प्पा स्थल में ही आगे देखते हैं कि हड़प्पा, चलिए आगे देखते हैं कि हड़प्पा में ही एक स्थल है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान में हड़प्पा के दक्षिण में मोहनजोदड़ो एक स्थल है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब हम देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, थोड़ा जान लेना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए किसी भी चीज़ को छोड़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो चलिए देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। एक नाम है रखाल दास बनर्जी, इनको हम राखल दास भी कहते हैं, इनको हम राखल दास भी कहते हैं, राखल दास बनर्जी। तो आप नाम को लेके डाउट में मत पड़िएगा कि ये नाम है कि वो नाम है। हाँ, ये ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि राखाल दास बनर्जी हो गए या राखल दास बनर्जी हो गए, वो मोहनजोदड़ो से ही संबंधित थे। इसकी खोज इन्होंने 1922 में की थी। आपको याद होगा कि मैंने हड़प्पा के खोज की बात बताई थी, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसकी खोज एक वर्ष बाद 1922 में की गई थी। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, ये वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। किस ज़िले में है? लरकाना ज़िले में है। ध्यान देंगे आप इस चीज़ को कि मोहनजोदड़ो जो स्थल है वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। हो सकता है कि यहाँ से बीपीएससी वगैरह में या छोटे पीसीएस एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं, तो इन शब्द पे आप ध्यान देंगे कि किस ज़िले में स्थित है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कुछ अलग तरीके के प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। अब चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। हम एक एक करके बिल्कुल, मतलब जैसे हड़प्पा अगर हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हड़प्पा से जो भी स्थल हमारे सामने आते हैं, जैसे कि हड़प्पा के बारे में मैंने पढ़ा, मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद चनहुदड़ो के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक एक करके मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगी आपको। तो चलिए देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से किस किस स्थल की खोज हुई थी, किन किन चीज़ों की खोज हुई थी। तो सबसे पहला चीज़ मोहनजोदड़ो से आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत चर्चित बात है। एक बहुत बड़े तालाब की खोज की गई थी। तालाब का मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्नानागार। स्नानागार की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो से। ये स्नानागार जो था वो मतलब सभी के लिए नहीं था, ये किसी धार्मिक उत्सव के समय इसको स्टार्ट किए जाते थे। तो इस स्नानागार की खोज मोहनजोदड़ो में की गई थी। स्नानागार के साथ साथ अन्नागार की खोज, अन्नागार के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। आपको याद होगा कि हड़प्पा में भी मैंने आपको बताया था कि अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ अपना क्लियर कर ले अभी कि अन्नागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान से प्राप्त हुए हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो आप इस चीज़ को कन्फ्यूजन में ना रहने दें और इस चीज़ को आप अभी क्लियर कर लें कि अन्नागार के जो साक्ष्य हैं वो हड़प्पा और
मोहनजोदड़ो दोनों में प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ से हम ये देखते हैं, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से मैं इसको मिटा दूँ। मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा में श्रम निवास के साक्ष्य मिले हैं। किसके? श्रम निवास के साक्ष्य मिले हैं, और इसको मैंने इम्पोर्टेंट भी बताया। ठीक उसी तरह मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले हैं। किसके आवास मिले हैं? पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले हैं। पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले हैं। पुरोहित आवास के साक्ष्य के बाद मैंने आपको बताया था कि स्नानागार मिले हैं। एक बार सीक्वेंस में मैं आपको ये बता देती हूँ। उसके बाद मैंने बताया था कि अन्नागार मिले हैं। अन्नागार के बाद कुछ घरों में कुओं के साक्ष्य भी मिले हैं। कुछ घरों में कुएं मतलब रखे जाते थे, तो कुछ घरों में कुएं के साक्ष्य भी रखे गए हैं। मोहनजोदड़ो से ही अगला जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रही हूँ कि किसकी खोज की गई थी, उस पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे। मोहनजोदड़ो से ही सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। अब दोस्तों जरा आप अपने दिमाग से बताइए कि सूती वस्त्र बना किससे होता है। आई होप इतना दिमाग तो आपके पास होगा ही कि सूती वस्त्र बनता किससे है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सूती वस्त्र बनते हैं कपास से। किससे? कपास से। तो एक बार फिर चलते हैं उस शब्द यानी स्मार्ट स्टडीज की तरफ। यहाँ आपको दो कॉन्सेप्ट मिल गए, सूती वस्त्र और वो सूती वस्त्र कपास से बनते हैं। तो यहाँ मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मिले हैं और सूती वस्त्र के साथ साथ कपास के भी साक्ष्य मिले हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप यहीं क्लियर कर ले ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। उसके बाद चलते हैं, एक मिनट दोस्तों मैं इसे साफ कर दूं ताकि स्पेस बच जाए और मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी दे पाऊँ। उसके बाद है, आपको जान के अटपटा लगेगा, मोहनजोदड़ो से चौड़ी सड़कों के साक्ष्य मिले हैं। चौड़ी सड़कों के साक्ष्य मिले हैं। अब आप सोचते होंगे कि हड़प्पा के समय मोहनजोदड़ो में सभी सड़कें चौड़ी थी, सभी सड़कें समकोण पे कटती थी, तो ये कौन सी चौड़ी सड़कें हैं? ये जो चौड़ी सड़कें हैं सारे मतलब जो सभी सड़कें थी उन सभी चौड़े सड़कों में ये सबसे ज़्यादा जो चौड़ी सड़कें हैं वो आपको मिली हुई है मोहनजोदड़ो से। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि मोहनजोदड़ो से चौड़ी सड़कों के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से एक बहुत इम्पोर्टेंट साक्ष्य भी मिलता है, आई होप आपको पता भी होगा, पशुपति शिव के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपति शिव के साक्ष्य मिलने का क्या अर्थ है कि उस समय ऐसा देखा गया, उस चित्र को देख के ऐसा प्रतीत वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया कि उस चित्र में एक व्यक्ति बैठे हैं और उस व्यक्ति के आसपास गाय, बैल, भैंस, सांड, अनेकों तरह के जीव जंतु मतलब आसपास हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसा काम तो शिव भगवान के आसपास ही हो सकता है, क्योंकि उनके जो डिपार्टमेंट है वो उन्हीं लोगों से भरे पड़े हैं। तो इसलिए उनको एक नाम दे दिया गया पशुपति शिव, क्योंकि उनके जो तौर तरीके जो फिगर में दिखाए गए हैं वो बिल्कुल पशुपति शिव की तरह ही दिखाए गए हैं, इसलिए उनको एक नाम दिया गया पशुपति शिव। तो हम कह सकते हैं कि पशुपति शिव की जो मतलब शिव के जो साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब ये जो पशुपति शिव है जहाँ रहेंगे वहाँ तो सभागार होगा ही होगा, गाय, बैल, भैंस सबका सभागार होगा। तो ये मैं आपको इसलिए शब्द में खेल के बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बिल्कुल शब्द जो हैं कि किस चीज़ के
साक्ष्य मिले थे वो चीज़ आपके दिमाग में उतर जाए, इसलिए मैं आपको खेल खेल में हंसी में ये बता रही हूँ, अन्यथा आप इस चीज़ को ना लें। चलिए देखते हैं कि आगे सभागार। सभागार के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। सभागार, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे शब्दों से प्रश्न बनाए जा सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद आप देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा में तो कांस्य धातु की बहुत ज़्यादा मात्रा मिली हुई है, कांस्य धातु का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। तो मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है और इसको कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, इसलिए मैं भी इसको इम्पोर्टेंट मार्क लगा देती हूँ। आप देखिएगा, इसको नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि किससे बनी हुई है, कांस्य धातु से बनी हुई है। तो यहाँ आपने देख लिया, हमने आपको हड़प्पा के बारे में बताया, हड़प्पा की खोज किसने की, कब की, वहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक उसी तरह मैंने आपको मोहनजोदड़ो से बताया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, कब की, वहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और एक के बाद एक जितने भी स्थान मिले हैं, चाहे वो कालीबंगा हो, लोथल हो, चन्हुदड़ो हो, राखीगढ़ी हो, बनावली हो, किसी भी स्थान को हमें छोड़ना नहीं है, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठे तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और इस बात से निश्चिंत हो के बैठे कि हाँ मैंने सारी तैयारी की है। तो एक के बाद एक मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगी। तत्काल मैं अपने कक्षा को यहीं विराम देती हूँ और आगे इसी समय मैं अपनी अगली कक्षा को कल प्रारंभ करूंगी आगे की जानकारियों के साथ। तो उसमें मैं आपके साथ ये बताऊंगी कि चन्हुदड़ो, कालीबंगा वगैरह से क्या खोजा गया, उसके साक्ष्य क्या मिले हैं, उसकी खोज किसने की, कब की, ये मैं सारी बातों से आपको अवगत कराऊंगी, लेकिन अगले क्लास में। तब तक आप यहीं बने रहें और ओनो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके मन में जो भी सवाल हों, जो भी क्वेरीज हों, आप इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तत्काल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू।